नमस्कार मित्रों। आइए जानकारी प्राप्त करें राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण की नई स्कीम गोविंद विहार के बारे में और प्राप्त करें इन सभी सवालों के जवाब। ये आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो से हमें जानकारी मिलेगी कि आवेदन कैसे किया जाए, रजिस्ट्रेशन कब आरंभ होगा और अंतिम तिथि क्या है, आप कौन सी श्रेणी में आते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन राशि कितनी है, कुल कितने भूखंड हैं इस गोविंद विहार स्कीम में, आवेदन की पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप आवेदन के लिए योग्य हैं या नहीं, पैसा वापस कैसे मिलेगा, भूखंडों में श्रेणियों में आरक्षण कितना है और यहां तक कैसे पहुंचे, मतलब लोकेशन कैसे पता करें। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। गूगल पर आपको टाइप करना है जेडीए या फिर आप जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी टाइप कर सकते हैं और यह है उसका वेब एड्रेस। आपको यहां पर क्लिक करना है। आपके सामने दिखाई देगी जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की वेबसाइट। ये रही आपके सामने। आपको मैसेज दिखाई देगा। मैसेज हटाने के लिए आपको क्रॉस पे क्लिक करना है और ऐसा पेज दिखाई देगा। आपको अब नीचे चलना है। यहां पर आप देख पाएंगे क्विक लिंक्स के नीचे रेजिडेंशियल स्कीम्स। आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना गोविंद विहार। आपको इसके आगे प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहां पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है इसका 25 दिसंबर से। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 24 दिसंबर और लॉटरी निकलेगी इसकी 5 फरवरी को। सवाल उठता है यहां पर कैसे पहुंचे, एग्जैक्टली ये कहां पर स्थित है। आप देख पाएंगे इसी पेज पर गोविंद विहार के नीचे हाउ टू रीच का ऑप्शन। आपको हाउ टू रीच पर क्लिक करना है। याद रखें, क्लिक करने से पहले आप जिस भी डिवाइस से काम कर रहे हैं उसका लोकेशन ऑन करें और कुछ ऐसा दिखेगा, हाउ टू रीच एंड लेआउट प्लान। आपको क्लिक हियर फॉर लोकेशन पर क्लिक करना है। याद रखें आपका लोकेशन ऑन रहे। क्लिक करते ही आपके सामने गूगल मैप खुलेगा इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं ये रही स्कीम। आपको अब डायरेक्शन पर क्लिक करना है पहुंचने के लिए या पता करने के लिए। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। यहां पर आपको पहुंचना है और जहां से आप स्टार्ट होना चाहते हैं आपको यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट एंटर करना है। जैसा कि मैंने यहां पर एंटर किया है। आप जहां से भी पहुंचना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोई सा भी रूट फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप गूगल मैप में करते हैं। ये आप देख सकते हैं गोविंद विहार रेजिडेंशियल स्कीम जयपुर की। यह है इसके आसपास का एरिया। गूगल मैप देखने पर आपको पता लगेगा ये है रिंग रोड के पास जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी वाला एरिया। यहां से इसका रास्ता है। बाकी आप स्वयं देखकर पता कर सकते हैं। तो ये थी लोकेशन की बात। एक बार आपको पुनः इस पेज पे आना है और बाकी जानकारी के लिए आप नीचे ऑप्शन देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको यहां पर क्लिक करना है और आपके सामने खुलेगी पीडीएफ फाइल। इसे आप प्रिंट भी ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। पहले पेज पे आप देख पाएंगे स्कीम का नाम गोविंद विहार, जो कि गोविंदपुरा रोपाड़ा हेरिटेज सिटी जोन 10 में स्थित है। इसमें कुल 202 भूखंड लॉटरी हेतु आवंटित किए जाएंगे। यहाँ पे एक बार पुनः देख सकते हैं आवेदन की तिथि, आवेदन प्रारंभ की तिथि और लॉटरी की तिथि। अगले पेज के लिए आपको नीचे चलना है। एक बार पुनः वही चीज आपके सामने और अब हम प्राप्त करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब। इस सारणी से आप काफी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरक्षित दर है 18,000 रुपए वर्ग मीटर। 45 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की संख्या है 34। 46 से 75 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की संख्या है 55। 122 से 200 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की संख्या है 48। 220 से अधिक वर्ग मीटर के भूखंडों की संख्या है 65। और आप नीचे देख सकते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसके लिए परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा है 3 लाख रुपए। एलआईजी के लिए है 3 लाख से 6 लाख रुपए। एमआईजीबी के लिए 12 लाख से 18 लाख और एचआईजी के लिए 18 लाख से 20 लाख।
यहां पर आप नीचे देख सकते हैं आवंटन दर प्रति वर्ग मीटर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है आरक्षित दर के 50% पर। यहां पर आप देख सकते हैं 80% पर। एमआईजीबी के लिए है 105% पर और एचआईजी के लिए 110% पर। पंजीकरण राशि रहेगी ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000, इसमें 20,000, एमआईजीबी के लिए 40,000 और एचआईजी के लिए 50,000 रुपए। और कुछ सामान्य शर्तें जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस योजना में आवेदन के लिए आपको 1,000 रुपए जमा कराने होंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग अलग अगर आवेदन किया गया तो सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। और इसके लिए आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग के माध्यम से। याद रहे, आवेदन करते समय मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, क्योंकि आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा जिसके भरने के उपरांत ही आप फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए मोबाइल नंबर वही दें जो परमानेंट हो। यह भी सुनिश्चित करें कि जिस बैंक खाते की आप डिटेल्स दे रहे हैं वह खाता संख्या चालू स्थिति में हो और आईएफएससी कोड बिल्कुल सही भरा गया हो। अगर आपको लॉटरी में आवंटन नहीं होता है या आप असफल रहते हैं तो आपका पैसा उसी माध्यम से मिलेगा आपको वापस उसी बैंक खाते में। ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो आपको चार्जेस देने होंगे 50 रुपए और प्रिंट के चार्जेस आपको देने होंगे 10 रुपए पर पेज। ध्यान दें, लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर, नाम, आयु, ग्रुप, वरीयता में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। अन्य प्रकार का अगर आप कोई संशोधन चाहते हैं या फिर आवेदन पत्र निरस्त चाहते हैं तो आपको हस्तलिखित आवेदन करना होगा जयपुर विकास प्राधिकरण के इस अनुभाग के अंदर। आप यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप लॉटरी में सफल रहते हैं तो 10 वर्ष तक आप भूखंड का स्थानांतरण नहीं कर सकते। भूखंड का कब्जा पत्र जारी होने के 15 दिवस के अंदर आपको प्राप्त करना होगा। आवंटित भूखंड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं, ये आप ध्यान रखें। सवाल उठता है आवेदन कैसे करें? तो आवेदन की पूरी प्रक्रिया एक अन्य वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर दी गई है, आप क्लिक कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू। अब हम देखेंगे कौन योग्य है, कौन पात्र है आवेदन के लिए। तो याद रखें, आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो और आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है। आवेदक के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है और यह योजना अवधि में चालू होना चाहिए। आवेदक का स्वयं और उसके पति या पत्नी अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक हो, उसमें कोई आवासीय भूखंड या मकान लीज होल्ड, फ्री होल्ड नहीं होना चाहिए और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई भी मकान और भूखंड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो और आवेदक की वार्षिक आय या सकल वार्षिक आय स्वयं और परिवार की सकल वार्षिक आय जिसमें पति, पत्नी और आश्रितों की कुल आय शामिल है, वित्तीय वर्ष 23-24 के आधार पर मान्य होगी। वो आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें आईटीआर फॉर्म 16 की प्रति तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे विभिन्न श्रेणियों में कितने कितने भूखंडों का आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति के लिए है इतना, केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के विभागों एवं राज्य के प्रमुख कर्मचारी के लिए है इतना, और इसमें भी आप देख सकते हैं विकलांग श्रेणी में इतना है, निराश्रित के लिए इतना है, सामान्य के लिए इसमें आरक्षण नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए है इतना जिसमें विकलांग, निराश्रित
और सामान्य के सामने आप देख सकते हैं। अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए आरक्षण है 2%, ट्रांसजेंडर के लिए है 2%, सैनिक जिसमें भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार भी शामिल हैं यह है 10%, और अनारक्षित श्रेणी है 61%, जिसमें 5% दिव्यांगजन है, 10% निराश्रित है और सामान्य नहीं है। तो आरक्षण के आधार पर एक बार आवेदक सुनिश्चित कर लें कि आपको किस श्रेणी में आवेदन करना है। याद रखें, ईडब्ल्यूएस के आवेदकों की सकल वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। एलआईजी के आवेदकों की सकल वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख तक निर्धारित की गई है। एमआईजीबी के लिए 12 लाख से 18 लाख तक निर्धारित की गई है और एचआईजी के लिए 18 लाख से 20 लाख तक निर्धारित की गई है। अधिस्वीकृत पत्रकारों की सकल वार्षिक आय 20 लाख से अधिक नहीं होगी। निराश्रित और भूमि विहीन एकल महिला की सकल वार्षिक आय 80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और नगरीय विभाग की सूचना दिनांक 4/1/2021 के अनुसार ट्रांसजेंडर आवेदक की सकल वार्षिक आय इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आवेदक पत्रकार है तो राजस्थान या भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रमाण पत्र आपको देना होगा। सैनिक वर्ग में भारत की जल थल वायुसेना, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ अर्धसैनिक बलों में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी, पुत्र एवं उन पर आश्रित सम्मिलित हैं। आवेदक जिस सैनिक के परिवार से सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से मात्र एक ही आवेदक आवेदन कर सकता है। सैनिक वर्ग में आरक्षित भूखंड हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा, यह आप जरूर देख लें। सैनिक श्रेणी में आवेदक को परिशिष्ट के अनुसार 50 रुपए नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखकर देना होगा। सैनिक श्रेणी जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं उनके लिए यह नियम है, एक बार आप जरूर देखें। लॉटरी में सफल होने के बाद जेडी की वेबसाइट से आप भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फोटो, हस्ताक्षर सहित और दस्तावेजों सहित आपको 21 दिन के अंदर जेडी में जमा करानी आवश्यक है, अन्यथा आपका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। पहचान हेतु आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और भामाशाह कार्ड मान्य है। याद रखें, शपथ पत्र आपको निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने होंगे दस्तावेजों के साथ। मांग पत्र जारी होने के 30 दिन के अंदर आपको नकद, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन, एनईएफटी, आरटीजीएस के माध्यम से सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से आईसीआईसीआई बैंक में एक मुश्त राशि जमा करानी होगी। और याद रखें, आवंटन मांग पत्र जारी होने से 20 दिवस में नजराना राशि अगर जमा नहीं हुई तो भूखंड का आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। फॉर्म वापस कैसे लें और क्या प्रक्रिया है, तो याद रखें, लॉटरी तिथि से पूर्व और पश्चात तथा आवंटन सह मांग पत्र जारी होने के बाद रिफंड चाहने पर जमा पंजीकरण राशि के 20% राशि की कटौती कर ली जाएगी और बची हुई आपको वापस दे दी जाएगी। एक परिवार जिसे पति, पत्नी और आश्रित शामिल हैं उनके द्वारा एक से अधिक भूखंड आवेदन करने एवं लॉटरी में से एक से अधिक भूखंड निकलने पर परिवार को एक ही भूखंड दिया जाएगा और शेष भूखंडों की जमा पंजीकरण राशि लौटा दी जाएगी। असफल आवेदकों की पंजीकरण राशि आपको ऑनलाइन माध्यम से वापस कर दी जाएगी। इसलिए याद रखें, आपको खाता वही देना है, खाते की जानकारी वही देनी है जो चालू हो, और याद रखें आईएफएससी कोड सही भरा हुआ है। याद रखें, पंजीकरण राशि लौटाने में अगर कोई विलंब होता है तो जेडीए उसके लिए ब्याज नहीं देगा। इन कारणों से आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लॉटरी के पश्चात
लॉटरी में सफल आवेदकों की पात्रता की जांच संबंधित जोन स्तर पर की जाएगी। जिसमें गलत तथ्य पाए गए तो आवंटित भूखंड निरस्त कर दिया जाएगा और पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन किया गया तो सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो तो भी निरस्त माना जाएगा। आवेदक द्वारा निर्धारित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र अगर नहीं दिया गया तो भी आपका आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में नियम विरुद्ध अगर गलत तथ्य दिया गया तो भी निरस्त माना जाएगा। अवयस्क द्वारा अगर आवेदन किया गया तो भी वो निरस्त किया जा सकता है। और अगर आपने संयुक्त नाम से आवेदन किया है तो भी आपका आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। और कुछ अन्य शर्तें आपके लिए जो जानना जरूरी है, एक बार जरूर पढ़ें। अब हम देखेंगे दस्तावेजों के साथ जमा किए जाने वाले अलग अलग परिशिष्ट। ये सभी आवेदनकर्ता देंगे। यह है समस्त आवेदकों के लिए। यह है परिशिष्ट 1 जो कि स्वयं प्रमाणित रहेगा। परिशिष्ट 2 यह है आय का प्रमाण पत्र। नीचे आप देखेंगे आय का प्रमाण पत्र ऐसा रहेगा निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए, और यह है आय प्रमाण पत्र वेतन भोगी आवेदकों के लिए। परिशिष्ट 3 यह रहेगा अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण पत्र। यह है परिशिष्ट 4 जो कि सैनिक और सैनिक पर आश्रित और सैनिक की विधवाओं हेतु है। यह है परिशिष्ट 5 जो कि शपथ पत्र है। सैनिक जिसमें भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार शामिल हैं। यह है कोटे हेतु आरक्षित भूखंड हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा दिए गए आवेदन हेतु। परिशिष्ट 6 यह शपथ पत्र है जो कि सैनिक जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार शामिल हैं। कोटे हेतु आरक्षण भूखंड हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र। परिशिष्ट 8 यह दिव्यांगजनों द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र। परिशिष्ट 8 यह अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण पत्र। परिशिष्ट 9 यह निराश्रित भूमिहीन एकल महिला आवेदकों हेतु प्रमाण पत्र। परिशिष्ट 10 यह ट्रांसजेंडर आवेदकों हेतु प्रमाण पत्र। तो उम्मीद करता हूं आप सभी परिशिष्ट देख पाए होंगे। आवेदन कैसे करें, उसकी क्या प्रक्रिया है, जानने के लिए एक अन्य वीडियो दिया गया है इसी YouTube चैनल पर। आप क्लिक कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप जानकारी प्राप्त कर पाए होंगे। ऐसे अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।